आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी के मिशन ब्राह्मण को फेल करने के लिए 20 साल पुराना अपना दांव एक बार फिर से चला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मणों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बीएसपी ने ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाना शुरू किया, जिससे समाजवादी पार्टी की नींद उड़ गई, समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने ये भी लिखा कि जिस तरह से साल 2007 में ब्राह्मणों के सहयोग से बीएसपी जीती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, ठीक वैसे ही 2027 चुनाव में भी रिपीट होने जा रहा है। आगे वो ये लिखती हैं कि ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है। तो मायावती कोशिश ये कर रही है कि 27 के रण में ब्राह्मण कार्ड खेलकर और उसके साथ महादलित को अपने साथ जोड़कर राजकुमार जी वो समाजवादी पार्टी को ही कमजोर कर पाएंगी। बीजेपी से दरअसल अभी भी उनका मुकाबला नहीं है। वो समाजवादी पार्टी को भी कितना डेंट लगा पाएंगी, वो एनालिसिस आप करें। अच्छी बात तो है कि मायावती को समझ में आ गया, हालांकि समझ उनको पहले भी रही होगी, सार्वजनिक रूप से हम मान रही हैं कि बिना दूसरे समुदायों के समर्थन के बीएसपी का चुनावी राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। 2007 में भी अगर आई थी तो ब्राह्मण समुदाय का बहुत बड़ा सहयोग था और अन्य समुदायों का, उसमें वैश्य भी थे, राजपूत भी थे, बाकी समुदायों को भी था। तो खाली दलित वोट बैंक के जरिए आप नहीं बढ़ सकते। तब आपके पास मुस्लिम भी था जो मेजोरिटी में समाजवादी पार्टी कैसे चला गया है। तो ये स्वीकारोक्ति अच्छी बात है, रियलाइजेशन हो गया आपको, लेकिन अभी भी उनके टारगेट पर समाजवादी पार्टी है, वो उनको डैमेज करने की बात कर रही है। जबकि ब्राह्मण समुदाय का आज की तारीख में लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है और वो ब्राह्मण समुदाय का आज की तारीख में समर्थन बीजेपी के साथ अगर इंटैक्ट पूरी तरह नहीं है तो मेजॉरिटी सपोर्ट वहीं पर है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को डिवाइड करेंगे। बीएसपी अगर रिवाइव होती है तो एसपी कमजोर होगी। बीजेपी को कोई ज्यादा नुकसान आज की तारीख में होता हुआ दिखता नहीं है। कितना रिवाइव हो पाएगी ये ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन? नहीं, देखिए मुश्किल है, क्योंकि जब 2007 में बहुजन से सर्वजन की बात आई तो यह है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। अब हाथी भरने की स्थिति में तो हो तभी तो आप शंख बजाएंगे। तो सवाल है, मेरी इच्छा हो भी तो हम आपकी स्थिति देखेंगे। तो उस लिहाज से कमजोर है। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी उनकी उपयोगिता क्या है अभी इस चुनाव में, कि एक तो उनका हमेशा से अटैक जो है वो समाजवादी पार्टी पे ज्यादा रहता है। दूसरा, पिछली 2024 में जब उन्हें बिल्कुल अप्रासंगिक कह दिया गया तब भी वो लगभग 9%, 10%, 80 लाख से ऊपर वोट लेके आए। ये वो वोट है कि जो बीएसपी के साथ नहीं रहे तो ये थोड़ा अंबेडकराइट वोट है, जाटव रविदास वोट, जो कि 10-11% है। तो वो बीजेपी के विरोध में जा रहा है। तो मायावती की प्रासंगिकता यह है कि वो धारणा में जब मजबूत रहे तो कम से कम उनका अपना समाज जो है, जो 9 से 10%, वो उनके साथ रहे। बीजेपी को वैसे भी वो होता है ना कि संसद में कोई एब्सटेन कर जाता है, कोई वॉकआउट कर जाता है, वो भी आपको हित में देता है। तो मायावती जी की प्रासंगिकता है, लेकिन वो ब्राह्मण उनके साथ जाएगा, उस लिहाज से मुझे दमखम नहीं नजर आ रहा है कि वो आकर्षण कर ले जाएंगे। ब्राह्मणों में थोड़ी बहुत नाराजगी की बात चलती रहती है, वो 2022 में भी चली थी। ब्राह्मणों का सपोर्ट सबको चाहिए। देखना यह होगा कि 27 में सपोर्ट मिलता किसे है। इधर कर्नाटक में कांग्रेस की सभा के दौरान बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हुई। डीके की नारेबाजी होने लगी और वो भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने होने लगी। कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित कर रहे थे उस वक्त होने लगी। मंच पर पूर्व सीएम सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स और मंत्री बैठे हुए थे। डीके की नारेबाजी होता हुआ देख खड़गे भड़क गए। हालात को भांपते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खड़े हुए और लोगों से बैठने की अपील करने लगे। उन्हें बैठने का इशारा करते रहे, लेकिन तब तक खड़गे साहब का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मंच से इशारों में नेताओं को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं जो सिर्फ उनका नाम लिया जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि क्या बाकी लोग कचरा साफ करने यहां पर आए हैं। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति से नहीं बल्कि संगठन से पार्टी चलती है। इतना ही नहीं, फुटेज के जरिए उन लोगों की पहचान करवाने की भी बात उन्होंने कह दी। ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ರೆ
ಇಲ್ಲೇ ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೂಗೋದು, ಬಾಕಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ಕಸ ಗೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೆನಪಿಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿಸ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೆಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರು ಇರಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ 58 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. तो कर्नाटक में हुआ डीके तो मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। वो ये कह रहे हैं कि संगठन से चलता है और राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं सज्जन जी। अब वही बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे लड़ेंगे चुनाव, कैसे चलाएंगे डीके अपने सरकार? नहीं, ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपीज करने के लिए डीके शिव कुमार ने यहां तक कि उनके बेटे को गृह मंत्री बना दिया। जी परमेश्वरा को हटा के जो सिद्धारमैया से करीबी थे, बावजूद इसके मल्लिकार्जुन, अरे चलिए नारा लग रहा था, थोड़ी देर लगने देते, होता है, लेकिन जो रिएक्शन है, एक तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो रिएक्शन है ये राष्ट्रीय वो ये बता रहा है कि आप चिढ़ रहे हैं और ये दिखा रहा है कि वहां की स्थिति क्या है, और इनके बोलने के बावजूद भी वो नारेबाजी बंद नहीं हो रही है। तो ये दिखाता है कि आने वाले चुनाव में जो पूरा प्रयास है कि सिद्धारमैया के बाद जो ट्रांजिशन हुआ डीके शिव कुमार का, खेमेबाजी सुलट जाए, वो तो अभी स्थिति देख के लग नहीं रहा है कि 2028 तक बहुत कुछ सुधार होने वाला है उसमें। अच्छा, कर्नाटक एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा अब मंदिर तक भी पहुंच गया है। बीजेपी अपने विधायकों को मंदिर ले जाकर कसम खिलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है। हालांकि कोई विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने क्रॉस वोटिंग की, इसलिए बीजेपी अगले विधायक दल की बैठक भगवान मंजूनाथ के मंदिर में बुलाने का फैसला कर रही है, जहां हर विधायक को भगवान के सामने अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। भगवान के सामने कसम लेनी होगी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। आपको कहानी बता दें, कहानी यह है कि एमएलसी चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की किरकिरी हुई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र और नेता प्रतिपक्ष R अशोक को दिल्ली तलब किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद यह तय होगा कि मंजुनाथेश्वर मंदिर में विधायक दल की बैठक कब बुलानी है। उधर तो गुट है, खंडित विखंडित राहुल गांधी की पूरी टीम दिखाई दे रही है, और यहां पर कर्नाटक बीजेपी मंदिर में जाकर शपथ करवाएगी। पहले मैं खड़गे जी वाली बात करूं, मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे इतने बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी हैं, उनको इतना शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन वो अपना टेम्पर कई बार लूज करते हैं, और वो पार्लियामेंट में भी लूज करते हैं। अक्सर लूज करते हैं, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी हो, ये तो पार्टी का फंक्शन था। लेकिन जो कुछ हुआ उससे डीके शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहां सब कुछ सामान्य नहीं है। डीके ने शुरुआत बहुत अच्छी की है। जो बीजेपी राज्य दर राज्य दूसरे दलों में क्रॉस वोटिंग करवाने में, तोड़फोड़ करने में सफल हो रही थी, उस बीजेपी को कर्नाटक में वहां क्रॉस वोटिंग करवा देना डीके की बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए ना, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, उसमें बीजेपी को उन्होंने एक मुकाबला देने की कोशिश की जी। अब बीजेपी, आप हर दल में तोड़फोड़ कराएंगे, हर राज्य में क्रॉस वोटिंग कराएंगे, और आपके 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। कर्नाटक बीजेपी के लिए चैलेंज क्यों बन रहा है? देखिए, चैलेंज इसलिए बन रहा है कि बीजेपी, कर्नाटक को माना जाता है दक्षिण भारत की राजनीति का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत में कुल जमा एक राज्य में बीजेपी की अभी तक सरकार बनी थी, वो भी उनके हाथ से खिसक गया। और कर्नाटक वैसे भी ताकत की दृष्टि से देखें तो बहुत मजबूत राज्य है, तो बीजेपी उसको भूल नहीं पा रही। और बीजेपी के पास समीकरण है। वहां कर्नाटक में 3 बड़े समुदाय हैं जो सत्ता का फैसला करते हैं। लिंगायत हैं, वोकालिंगा है, कुरुबा है। लिंगायत का समर्थन पारंपरिक रूप से बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी से एक गलती हुई, उन्होंने येदियुरप्पा को नाराज किया, मुख्यमंत्री पद से हटाया। उसके चलते वहां उनका समीकरण बिगड़ा। फिर जब येदियुरप्पा वापस आ गए, समीकरण बना। फिर जब आपने मुख्यमंत्री बदला तो अगले चुनाव में फिर सत्ता चली गई। इसलिए कर्नाटक बीजेपी के लिए सबसे आसान भी है, क्योंकि आप 2 बार सरकार बना चुके हैं।
और सामाजिक समीकरण आपके पक्ष में और दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो कर्नाटक बीजेपी हर हाल में हासिल करना चाहेगी, इसलिए उसको एक एक क्रॉस वोटिंग पर फर्क पड़ता है। आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि अभी बीजेपी के पास वहां पर लीडरशिप का संकट भी है। येदियुरप्पा जैसा कोई बहुत मजबूत नेता है नहीं आपके पास, और जो मजबूत था उसे आपने खुद ही ने कमजोर भी किया। बिल्कुल। और देखिए, अभी येदियुरप्पा के जो बेटे हैं वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन बावजूद इसके देखिए कि जहाँ तक समुदाय की, तो लिंगायत वोट तो आपको मिल जाएगा। लिंगायत वोट को लोग मानते हैं कि तकरीबन 20% के करीब है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके अलावा जो अहिंदा समीकरण है, जिसको सिद्धारमैया साधते हैं, उस समुदाय से बीजेपी के पास अभी भी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। दलित समुदाय से बीजेपी के पास कर्नाटक में अभी भी कोई मजबूत नेता नहीं है। तो वो नेतृत्व का संकट है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि विधानसभा 2023 में हारने के बाद जो 24 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने जबरदस्त रिवाइव किया था। 28 में लेकिन वहां पर तो मोदी का फेस है ना, मोदी का फेस है। और अब क्या हो रहा है कि धीमे धीमे एक इनका साथ रहा है, लेकिन अभी भी अहिंदा के काट में आपके पास चेहरे कौन से हैं? येदियुरप्पा के साथ लिंगायत। और देखिए, कितने भी खेमेबाजी हो, लेकिन जब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जो वोक्कालिगा, जो इनकी बात कर रहे थे राजकुमार जी, जो मैसूर बेंगलोर क्षेत्र में जिनका काफी संख्या में साधने के लिए आपको देवगौड़ा से समझौता करना पड़ा था, गठबंधन तो करना डीके शिव कुमार है, तो अब आपका वोक्कालिगा वोट भी थोड़ा उधर जाएगा। तो वैसी स्थिति में बीजेपी के पास नेतृत्व का संकट है कि आपको हर समुदाय के लिए चेहरा देना होगा, क्योंकि कांग्रेस उसी चेहरे पे खेलेगी। आइए बात बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार में 20 साल बाद लालू और राबड़ी का एड्रेस चेंज होने वाला है। 20 साल बाद आरजेडी की सत्ता का केंद्र 10 सर्कुलर रोड नहीं रहेगा, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी जल्द ही 10 सर्कुलर रोड से 39 हाउसिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में शिफ्ट हो जाएंगी। फिलहाल 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले का सजाया संवारा जा रहा है। हालांकि यह बंगला 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले के मुकाबले छोटा है। बंगले में कुल 8 कमरे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि लालू परिवार पहले 10 सर्कुलर रोड छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार के लिए बहुत लकी भी रहा। जबकि 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। वास्तु दोष को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए लालू परिवार यहां शिफ्ट होने से कतराता रहा है। लेकिन अब शिफ्ट होना उनकी मजबूरी भी है। और सबसे बड़ा शिफ्ट तो मैं उस सत्ता के केंद्र का देख रही हूं, जो आरजेडी के लिए मंदिर हुआ करता था 10 सर्कुलर रोड, कि जहां पर जाकर उन्हें धोख लगानी है, हाजिरी देनी है। अब वो पता बदल चुका है। देखिए, वैसे जब नीतीश कुमार 2005 में जीते थे, एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास है, तब भी राबड़ी देवी ने समय लिया था कि उन्होंने कहा था कि हमने कुछ आलू की खेती वेती की है, वो अभी तैयार नहीं हुआ है। नीतीश जी उस समय बड़े गरिमा के साथ कहे कि जब तक वो रहना चाहे रहें। तो ये जो आवास खाली करने में जो देरी और रेसिस्टेंस वाली बात है, वो नीतीश कुमार वाली सरकार थी, अब तो सम्राट चौधरी वाली सरकार है। बिल्कुल। वो दूसरी बात देखिए कि 10 सर्कुलर रोड में आप थे, 2005 से वहां पे आप रह रहे थे, जब से विपक्ष में गए, उसके बाद से अभी तक थे। वो मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो बिल्कुल कहते हैं ना कि पटना के सत्ता का केंद्र, जहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। हार्डिंग रोड भी क्या है, हनुमान मंदिर से आगे जाए तो हार्डिंग पार्क है, वो हार्डिंग रोड है, बट वो उतना केंद्र नहीं माना जाता है। तो उस स्थिति में रेसिस्टेंस है। अब आवाज थोड़ी, अब सवाल है कि जो भी जैसे सुरक्षा के मामले में आकलन किया गया, इनकी व्यवस्था के मामले में धीरे धीरे एक पीढ़ी आ गई है नई, उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए। अब आप ये चाहेंगे कि सामंती व्यवस्था हो, कि आप उसी में बने रहे। सर, व्यवस्था ये हुई कि राजनीति वाली व्यवस्था चली गई जी, सत्ता के आप अब शीर्ष पे रहे नहीं। दूसरी व्यवस्था आपकी परिवार की थी, वो परिवार में भी टूट दिखाई देने लगी। परिवार भी मजबूत नहीं रहा, पार्टी भी मजबूत नहीं रही, और अब जो आपका एड्रेस था वो भी चेंज हो गया। तो अब सुविधा नहीं, दुविधा ही दुविधा इस पार्टी के लिए लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसका एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा। एक और दुविधा है, वो नीट री एग्जामिनेशन को लेकर है। कड़ी सुरक्षा और अभूतपूर्व तैयारियों के बीच आखिरकार कल की तारीख में ये एग्जामिनेशन संपन्न हुआ। 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश भर के 551 शहरों में एग्जाम दिया, लेकिन कुछ जगहों से एग्जाम के दौरान धांधली की कोशिश की खबरें आई हैं। बिहार के लखीसराय के एग्जामिनेशन दौरान पुलिस ने फॉलोअर गैंग का खुलासा किया और 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी छात्रों की जगह एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जिले के 3 सेंटर से फॉलोअर गैंग को पकड़ा गया। इनमें एम्स, पीएमसीएच और बीएचयू के इंटर्न भी शामिल है।
पूरे मामले में बायोमेट्रिक एजेंसी की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है, जिससे 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस मामले में करीब 24 लोग लखीसराय पुलिस के रडार पर हैं और इनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक फॉलोअर गैंग ने हर छात्र से 10 लाख रुपए में डील की थी और उन्हें 50 से 70 हजार रुपए एडवांस में मिले थे। तो डमी कैंडिडेट बैठाने की कोशिश हुई। एक छोटा सा सर 10 सेकंड का रिएक्शन। इस बार लग रहा है कि सब कुछ स्मूथ हो गया। नहीं, अब तक जो हुआ, कल तक जैसा हुआ वो कुल मिला के स्मूथ हुआ। हालांकि उसका श्रेय मैं अपने एजुकेशनल सिस्टम को या एग्जामिनेशन सिस्टम के बजाय सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी को, एयरफोर्स के कंट्रीब्यूशन को या सिक्योरिटी फोर्सेस को देना चाहूँगा। ये जो खबर आ रही है बताती है कि जो माफिया है ना, चाहे वो सॉल्वर गैंग का हो या नकल कराने का हो या पेपर लीक का हो, उसके हौसले कितने बुलंद हैं। और वो एक कदम आगे है, वो आपसे एक कदम आगे है। आपकी सारी तैयारियों को, सुरक्षा प्रबंधों को भी धता बताते हुए काम किया उन्होंने। तो हमको इन सारी चीज़ों से सबक लेके कम से कम एक एजुकेशनल सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि पूरी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। अगर यह चूक होती है तो गलती नहीं है, ये अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक आपने कहा सर। आज इसी नोट पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और कल दमदार 10 में एक बार फिर से सुबह 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, सज्जन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आज टूट जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी? गुरुग्राम के स्कॉर्पियो वाले गुंडों की हेकड़ी कैसे निकली? प्रभु श्री राम के चढ़ावे पर किस किस का डाका? योगी के पास पूरी लिस्ट पहुंच चुकी है। अभी अभी में इन्हीं खबरों पर होगी बात सुबह 11 बजे।